अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहली बात हम शुरुआत करते हैं प्रकाश के अपवर्तन की, कि जैसे हमारे जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनको हम देखते हैं और महसूस करते हैं, जैसे रात में तारों का टिमटिमाना, तालाब का अपेक्षाकृत कम गहरा दिखाई देना। ये सब घटनाएं हम देखते हैं और इनको जानने की हमारे अंदर जिज्ञासा होती है कि इसका कारण क्या है, कि रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तालाब अपेक्षाकृत गहरा क्यों दिखाई देता है। तो ये सब जो घटनाएं हैं हमारी प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित हैं। ठीक, इसके अतिरिक्त कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे कांच की दरार का चमकना, हीरे का चमकना, ठीक है, और रेगिस्तान में मरीचिका की घटना, या कभी कभी जब आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन का कारण क्या होता है, और माध्यम तथा माध्यमों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो शुरुआत हम करते हैं प्रकाश के अपवर्तन की। तो देखिए, जैसे हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था, तो जो परावर्तन होता था, परावर्तन मुख्यतः एक ही माध्यम में होता है, परावर्तन के लिए एक ही माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन जो हमारा अपवर्तन होता है, अपवर्तन की घटना कब होगी, जब कम से कम दो माध्यम होंगे, और दोनों माध्यम कैसे होंगे, पारदर्शी माध्यम होंगे। कैसे होंगे, पारदर्शी माध्यम। तो सबसे पहली बात होती है अपवर्तन के लिए माध्यम कम से कम कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए, और कैसे होने चाहिए, पारदर्शी होने चाहिए। पारदर्शी का मतलब जिसमें हम आर पार देख सकते हैं। ठीक, तो अपवर्तन क्या होता है, अगर हम बात करेंगे भाई प्रकाश के अपवर्तन की, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, उसके बाद आप अगर कोई कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो उसमें भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे जब प्रकाश किरण हमारी होती है, हमने बताया भी आपको कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश के अपवर्तन के लिए कम से कम कितने माध्यम होने चाहिए, दो माध्यम होने चाहिए। ठीक है, जब प्रकाश हमारा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, प्रकाश जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, तो प्रकाश का वेग, दिशा तथा तरंग दैर्घ्य क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। प्रकाश का वेग बदल जाएगा, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बदल जाएगी, और प्रकाश की दिशा जो होगी वो परिवर्तित हो जाएगी। तो प्रकाश की जो यह घटना होती है, यही घटना हमारी क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक, तो प्रकाश जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है, तो उसका वेग, दिशा तथा तरंग दैर्घ्य क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है, और जो यह घटना होती है, यही घटना हमारी क्या कहलाती, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। या इतनी वर्ड ना कह के हम एक सीधी सी बात कह दें कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से क्या होती, विचलित हो जाती है, अर्थात अपने मार्ग से हट जाती है। तो प्रकाश की जो यह घटना होती है, यही घटना हमारी क्या कहलाती, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक, तो हम अब अपवर्तन का आपको डायग्राम दिखाएंगे। तो जैसे हमने माना भाई, यहां पर यह हमारा एक पृष्ठ हो गया, इस पृष्ठ को हम कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ कहते हैं, ये जो हमारा पृष्ठ हो गया, इस पृष्ठ को हम अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। जो हमारा अपवर्तक पृष्ठ होता है, उसका कार्य क्या होता है, यह हमारा अपवर्तक पृष्ठ दो माध्यमों को अलग करता है। अर्थात जैसे ऊपर हमारा माध्यम नंबर 1 हो गया और नीचे हमारा माध्यम नंबर 2 हो गया, तो ये अपवर्तक पृष्ठ क्या कर रहा है, विभाजन कर रहा है कि ऊपर माध्यम दूसरा है और नीचे माध्यम दूसरा है। तो अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है, दो माध्यमों को अलग पृथक करने वाला पृष्ठ, खींचा गया काल्पनिक पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ कहलाता है, अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है। अब देखिए, अपवर्तक पृष्ठ में एक हम बिंदु ले लेते हैं जहां से हम गणना करते हैं। इस बिंदु पर हम 90 डिग्री की कोण बनाते हुए एक रेखा खींच देते हैं। जो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा खींची जाती है, इसको हम कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं भाई, अभिलंब कहते हैं। ठीक है, अभिलंब होता है, और यहां पर अभिलंब होता है, जैसे एक हमारी प्रकाश किरण थी, वो माध्यम 1 से आई, माध्यम 1 से आई, अभिलंब पर आपतित हुई। तो ये जो प्रकाश किरण डाली जाती है, जो प्रकाश किरण क्या होती है, डाली जाती है, उस प्रकाश किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण कहते हैं भाई, आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, ये हमारी आपतित किरण हो गई। अब देखिए, ये जब माध्यम अपवर्तक पृष्ठ पर पड़ी, तो अपवर्तक पृष्ठ पर पड़ने के पश्चात अब ये माध्यम 1 में थी, अब माध्यम 1 से किस में जाएगी, दूसरे माध्यम में जाएगी। तो देखिए, इस प्रकाश किरण को जाना सीधे चाहिए था,
वैसे जाना चाहिए था, लेकिन यह सीधे ना जाकर ये दो तरीके से अपने मार्ग से विचलित हुई। या तो ये क्या हुई, या तो इस तरीके से निकल जाएगी, जब इस तरीके से गई तो इसका मतलब है ये अभिलंब से क्या हुई है, दूर हटी है, अभिलंब से दूर हटी है। और या तो एक ऐसे निकल जाएगी। तो ये दो कंडीशन होती हैं, या तो ऐसे जाएगी या तो इस तरीके से जाएगी। तो देखिए हम इसको अलग अलग कर देते हैं। जैसे यहां पर ये अभिलंब से क्या हुई है, दूर हटी है, अर्थात अपने मार्ग से क्या हो गई, विचलित हो गई, मार्ग से विचलित हो गई है। ठीक, तो मार्ग से विचलित हुई तो यही जो घटना हो गई हमारी कौन सी घटना कहलाएगी, प्रकाश का अपवर्तन। मार्ग से ये विचलित हो गई भाई। ठीक, तो ये जो किरण निकली है इस किरण को हम कौन सी किरण कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। कौन सी भैया किरण कहते हैं इसको, अपवर्तित किरण कहते हैं। ठीक, ये हमारी अपवर्तित किरण हो गई। जिस बिंदु पर अपवर्तित किरण, अभिलंब और आपतित किरण मिलते हैं इस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं भाई। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब देखिए यहां से जैसे आपसे पूछा जाए कि आपतन कोण किसे कहते हैं, अपवर्तन कोण किसे कहते हैं, तो आप यहां से आपतन कोण और अपवर्तन कोण की परिभाषा देखें हम कैसे देते हैं। ये जो हमारा अभिलंब होता है, ठीक, और ये हमारी आपतित किरण होती है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना जो कोण होता है उस कोण को हम कौन सा कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। ठीक, तो आपतन कोण की परिभाषा क्या हो जाएगी, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। ये हमारी दूसरी किरण हुई अपवर्तित किरण, और ये हमारा अभिलंब है। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना जो कोण होता है इसे हम कहते हैं अपवर्तन कोण। और देखिए भैया अपवर्तन कोण को हम मुख्यतः आर से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, आर से, और आपतन कोण को आई से दर्शाते हैं। ये बात समझ में आई भाई। अब देखिए तो अब यहां से अब अगर प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा देनी हो तो हम क्या कहेंगे, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह जो घटना होती है यही घटना हमारी क्या कहलाती, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब देखिए यहां से एक चीज और ध्यान देना भाई, यहां से आपतन कोण अपवर्तन कोण की परिभाषा पूछी जाए तो आप कह सकते हो, इसको डिफाइन कर सकते हो। यहां से जैसे पूछा जाता है प्रकाश किरण अपने मार्ग से कैसे विचलित होती है, तो दो तरीके से विचलित होती है। या तो प्रकाश किरण अपने अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी, या तो अभिलंब की ओर क्या होगी, झुक जाएगी। जैसे इधर जानी चाहिए थी इस तरफ आ जाएगी, अभिलंब से दूर हटेगी। तो प्रकाश किरण अपने मार्ग से कितने प्रकार से विचलित होती है, दो प्रकार से विचलित होती है। अभी इसको हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, अब देखिए एक बात यहां से और हुई कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसके कौन कौन से गुण जो होते हैं परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात प्रकाश के वो कौन कौन से गुण जो हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। तो जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो अपवर्तन के पश्चात देखिए क्या क्या बदलता है। अपवर्तन के पश्चात प्रकाश का कौन कौन सा गुण परिवर्तित होता है, तो प्रकाश का भैया देखिए आयाम बदल जाता है। ठीक, आवृत्ति बदल जाती है, आयाम बदल जाता है, दिशा बदल जाती है, वेग या चाल जिसे कहते हो आपकी वो बदल जाती है। आयाम, दिशा, वेग और तरंग दैर्ध्य, ये इतने जो गुण होते हैं हमारे मुख्यतः परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक, जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो अपवर्तन के पश्चात प्रकाश का आयाम बदलेगा, दिशा बदलेगा, वेग बदलेगा, तथा तरंग दैर्ध्य बदलेगा। लेकिन प्रकाश का एक गुण हमारा होता है, वो गुण होता है क्या, आवृत्ति। एक गुण क्या होता है, आवृत्ति। तो जो आवृत्ति होती है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो प्रकाश की आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है भाई, कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि जो आवृत्ति होती है वो हमारा प्रकाश का अभिलाक्षणिक गुण है। कैसा गुण है भाई, अभिलाक्षणिक गुण है। ठीक, तो प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जो यह हमारा गुण होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि आवृत्ति जो होती है वो प्रकाश की एक अभिलाक्षणिक गुण होता है। तो ये क्वेश्चन हमारा एक नंबर में बहुत बार ऑब्जेक्टिव टाइप के रूप बहुविकल्पी में पूछा गया है कि प्रकाश का वह कौन सा गुण है जो अपवर्तन प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर परिवर्तित नहीं होता है। तो आवृत्ति जो होती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर परिवर्तित नहीं होती है। ठीक, अब यहां पर भाई माध्यम की बात आई। देखिए एक माध्यम बात आया भाई, ये माध्यम कौन सी बला है भाई, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, माध्यम क्या होता है,
माध्यम एक हमारा भौतिक साधन है जिसे कह सकते हैं। जैसे आप विद्यालय पढ़ने जाते हो तो आप किससे गए? कुछ लोग साइकिल से पढ़ने जाते हैं, तो पता लगा घर से स्कूल साइकिल से जाते हैं, तो उनका माध्यम क्या हुआ? साइकिल हो गया विद्यालय जाने का। कुछ लोग मोटरसाइकिल से जाते हैं तो उनका विद्यालय जाने का माध्यम क्या हो गया? साइकिल हो गया। कुछ लोग पता लगा बस से जाते हैं तो उनका माध्यम क्या हो गया? बस हो गई। तो माध्यम क्या हुआ? माध्यम हमारा है एक भौतिक साधन जिसका उपयोग हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए करते हैं। अर्थात वह भौतिक साधन जिसका प्रयोग हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? माध्यम कहलाता है। ठीक, देखिए अभी तक हमने पढ़ा था कि माध्यम हमारा ठोस हो सकता है, गैस हो सकता है, द्रव हो सकता है। तो यहाँ ठोस, द्रव, गैस तीन माध्यम तो इस तरीके से ठोस, द्रव, गैस के रूप में हो सकते हैं। लेकिन यहां पर जो हम माध्यम पढ़ेंगे, एक को हम सघन कहेंगे, एक को हम विरल कहेंगे। तो सघन और विरल क्या होता है? ये दो वस्तुओं की आपेक्षिक तुलना होती है। अर्थात चाल के आधार पर, प्रकाश की चाल जिस माध्यम में अधिक होगी वो माध्यम हमारा विरल होता है, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है वो माध्यम हमारा सघन होता है। बात समझ में आई? जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक वो विरल, और जिसमें प्रकाश की चाल कम वो सघन। लेकिन हम आपको ये जो सघन और विरल होता है भाई, एक बात ध्यान रखना, माध्यम सघन और जो विरल होता है ये इसका द्रव्यमान तथा घनत्व के आधार पर इसका आकलन नहीं होता है। कि सघन और विरल में कैसे पहचान करते हैं ये हम आपको बताएंगे। देखिए, लेकिन अभी हमने बताया कि जो द्रव्यमान और घनत्व होता है, द्रव्यमान और घनत्व के आधार पर हम सघन विरल को परिभाषित नहीं कर सकते। तो ये केवल द्रव, अगर द्रव में कई सारी वस्तुएं हैं उसकी बात है। लेकिन अगर ठोस, द्रव और गैस हमारी तीन वस्तुएं हो जाए और उसमें हमसे पूछा जाए कौन सघन है कौन विरल है, ठीक, अर्थात डिफरेंट क्वालिटी वाली वस्तुओं की जब तुलना की जाए और सघन विरल पूछा जाए तो हम उसमें कैसे अंदाज़ा, या हम कह सकते हैं कैसे उसमें पता लगा सकते हैं कौन सघन है और कौन विरल। तो देखेंगे भाई, जैसे हमने कहा ये हमारी एक वस्तु हो गई ठोस, एक हमारी वस्तु हो गई द्रव, और एक वस्तु हो गई गैस। तो वस्तुएं हमारी हुई ठोस, द्रव और गैस। आप लोगों ने अणुगत सिद्धांत पढ़ा था, तो या पढ़ा था या आपको ऐसे भी पता है कि अगर नहीं पढ़ा है तब भी आप जनरली हम आपसे पूछें ठोस, द्रव और गैस, तो ठोस के जो अणु होते हैं वो हमारे बहुत पास पास होते हैं। ठोस के अणु क्या होते हैं? बहुत पास पास होते हैं। द्रव के अणु ठोस की अपेक्षा थोड़ा दूर होते हैं। लेकिन जो गैस के अणु होते हैं वो ठोस और द्रव की अपेक्षा बहुत दूर होते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई कुछ लोग बैठे हैं, बहुत पास पास बैठे हैं, तो हम उसको कहते हैं यार बहुत घन घन बैठे हैं। पास पास अगर बैठे हैं व्यक्ति तो कहेंगे क्या है? बहुत घन घन बैठे हैं। और अगर दूर दूर होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुत बीरर बीरर हैं। दूर दूर होते तो क्या उसे कहते हैं? बहुत बीरर बीरर हैं, दूर दूर हैं। ठीक, तो देखिए सघन और विरल हम कैसे कंसीडर करते हैं। जैसे ठोस है, ठोस के अणु बहुत पास पास हैं, द्रव के अणु बहुत दूर दूर हैं, गैस के अणु बहुत दूर हैं। तो हमने बताया जो सघन और विरल होता है ये दो माध्यमों का क्या होता है भाई? दो माध्यमों का तुलनात्मक अध्ययन होता है। दो माध्यमों का हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो यहाँ से देखिए भाई, जो ठोस है, ठोस के अणु बहुत पास पास हैं, तो हम ठोस और द्रव की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ठोस और द्रव की। तो ठोस की अपेक्षा द्रव के अणु दूर दूर हैं और ठोस के अणु क्या है? पास पास। तो ठोस की अपेक्षा जो द्रव होगा वो क्या हो जाएगा? विरल हो जाएगा। ठोस की अपेक्षा द्रव क्या होगा? विरल। लेकिन द्रव की अपेक्षा अगर हम ठोस की बात करेंगे तो द्रव की अपेक्षा ठोस क्या हो जाएगा? सघन हो जाएगा। जब हमने इन दोनों की तुलना की, जब इन दोनों की तुलना की तो ठोस और द्रव में, तो ठोस के अणु पास पास थे और द्रव के अणु दूर दूर थे, तो ठोस की अपेक्षा द्रव कैसा हो गया? विरल हो गया। इसके अणु बीरर बीरर हैं, दूर दूर हैं, तो विरल हो गया। और द्रव के, ठोस के अणु क्या है? द्रव की अपेक्षा निकट निकट हैं, इसलिए कैसा हो गया? सघन हो गया। तो बात समझ में आई भाई। अब इसी प्रकार द्रव और गैस की बात करते हैं भाई। ले लिया हमने द्रव और दूसरा ले लिया गैस। तो देखिए जो द्रव है, द्रव के अणु दूर दूर हैं, गैस के अणु पास पास, गैस के अणु बहुत दूर हैं। तो देखिए आप तुलना कीजिए भाई, द्रव की अपेक्षा गैस के अणु बहुत दूर दूर हैं, इसलिए द्रव के सापेक्ष गैस कैसा हो गया? विरल हो गया। ठीक, गैस की अपेक्षा द्रव के अणु कैसे हैं? पास पास हैं, इसलिए गैस की अपेक्षा द्रव क्या हो गया? सघन हो गया।
अब इसी प्रकार हम आपसे कह दें, चलो आप तुलना करिए ठोस और गैस में कौन सघन तो कौन विरल, तो ठोस की अपेक्षा गैस की ओर बहुत ही दूर है इसलिए ये विरल, और गैस की अपेक्षा ठोस के ओर बहुत पास पास है इसलिए ये सघन हो गया। ठीक, तो आप समझ गए होंगे भाई कि कौन सघन होता है कौन विरल होता है। अब जैसे हमने लिखा जल और कांच, कांच हमारा ठोस है, जल हमारा कैसा है, द्रव है। तो बताइए भाई इसमें कौन ठोस है और कौन सघन है और कौन विरल। तो क्या होगा भाई, आप बता देंगे तुरंत, जल के अण दूर हैं कांच की अपेक्षा, अर्थात जल जो हो जाएगा जल के सापेक्ष जो कांच है, कांच के अणु पास पास हैं, ठोस है, और जल के अणु दूर दूर हैं, तो जल की अपेक्षा कांच कैसा होगा, सघन होगा, और कांच की अपेक्षा जल कैसा होगा, विरल होगा। क्यों भाई, पता लेंगे ना आप लोग। इसी प्रकार वायु और जल की बात करें भाई, वायु और जल में, तो हम तुरंत कह देंगे कि वायु के सापेक्ष जल सघन और जल के सापेक्ष वायु विरल। तो इस प्रकार हम सघन और विरल में जो है अंतर स्पष्ट करते हैं कि कौन किसके सापेक्ष सघन है और कौन किसके सापेक्ष विरल है। एक बात और ध्यान देना भाई कि सघन और विरल हम अणुओं को देखकर बता देते हैं, ठोस, द्रव और गैस के रूप में। दूसरी एक चीज़ और होती है, जिसका अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, जैसे कोई क्वेश्चन हमारा दे दिया गया कि जल का अपवर्तनांक 1.33 है, जल का अपवर्तनांक कितना दिया गया, 1.33, कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो गया, 1.5। तो देखिए जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक वो सघन, और जिसका अपवर्तनांक जितना कम वो विरल। तो इसमें तो आपने अंतर स्पष्ट कर लिया, लेकिन कोई और वस्तु हो गई, जैसे दे दिया गया कांच का अपवर्तनांक 1.55 और कार्बन डाइऑक्साइड दे दी गई भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका अपवर्तनांक कह दिया गया 1.68। तो बताओ भाई कौन सघन कौन विरल। तो हम फिर अपवर्तनांक देखकर बताएंगे कौन सघन है और कौन विरल। जिसका अपवर्तनांक अधिक वो सघन और जिसका अपवर्तनांक कम वो विरल। अर्थात कांच के सापेक्ष कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, सघन हो जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा जो कांच हो जाएगा वो विरल हो जाएगा। ठीक, और देखिए जो माध्यम, एक और बात हम बताते हैं, जिस माध्यम का घनत्व वो अपवर्तनांक जितना अधिक होता है, ठीक, जो माध्यम जितना ज़्यादा सघन होता है, भी अपवर्तनांक के बारे में नहीं पढ़ा है, जो माध्यम जितना ज़्यादा सघन होता है, ठीक है, उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। जैसे प्रकाश की चाल अगर हम बात करें भाई, ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस में प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, तो सबसे अधिक होगी गैस में, और सबसे कम किस में होगी, सबसे कम होगी ठोस में। ठीक, तो हम जो है प्रकाश की चाल के आधार पर भी ठोस और वो सघन और विरल में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो देखिए जो प्रकाश का अपवर्तन होता है, परावर्तन की तरह ही प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या होंगे भाई, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होंगे, दो। प्रथम नियम भाई क्या है हमारा, प्रथम नियम जो हमने परावर्तन का नियम पढ़ा है, आपने परावर्तन का नियम पढ़ा होगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ठीक, यहाँ पर जो उसमें हमने परावर्तन में परावर्तित किरण पढ़ा था, यहाँ पर केवल परावर्तित की जगह पर कौन सी किरण आ जाएगी, अपवर्तित किरण। कौन सी किरण, अपवर्तित किरण। तो प्रथम नियम क्या हुआ, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, या कहीं कहीं आपको एक ही तल पर होते हैं लिखा मिला आएगा। ठीक, तो पहला नियम हो गया आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम भाई, दूसरे नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। जो प्रकाश का के अपवर्तन का दूसरा नियम होता है, उसको हम दूसरा नाम उसका क्या है, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम भी कहते हैं। हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्नेल का नियम किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए स्नेल का नियम या अपवर्तन का जो द्वितीय नियम होता है, इसमें कितने माध्यम होते हैं, दो माध्यम। कितने माध्यम, दो माध्यम।
तो और जो प्रकाश किरण है वो एक ही है, एक ही रंग की हो, चाहे अगर ये लाल रंग की प्रकाश किरण आ रही है तो दूसरे माध्यम में तो ये किस रंग की हो, लाल ही हो। ठीक, हरे रंग की प्रकाश ले लें तो हरे हो। अर्थात प्रकाश जो होना चाहिए वो एक वर्णी होना चाहिए। कितना होना चाहिए, एक वर्णी होना चाहिए। यहां पर अपवर्तन का जब हम नियम देते हैं तब माध्यम कितने हैं, दो। तो बताया गया भाई किन्हीं दो माध्यमों में एक वर्णी प्रकाश के लिए, एक वर्णी मतलब एक रंग का प्रकाश, एक रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण क्या है हमारा, आई। आपतन कोण की ज्या जो हमने वो साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक में पढ़ा है, तो साइन को हम क्या कहते हैं, ज्या। तो आपतन कोण आई की ज्या क्या हो जाएगी, साइन आई। आपतन कोण की ज्या साइन आई, तथा जो अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण क्या है, आर। अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात करेंगे तो क्या लिखते हैं, बटे का अनुपात एक नियतांक होता है। का अनुपात एक नियतांक या नियत रहता है, या निष्पत्ति एक नियतांक होती है, जिसे हम 1:2 कहते हैं। भी 1:2 का मतलब बता रहे हैं। तो नियम हमारा क्या हुआ, किन्हीं दो माध्यमों में एक ही वर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, और यह नियतांक हमारा क्या कहलाता है, सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। नियतांक होता है जिसको हम साइन आई अपान साइन आर बराबर हम नियतांक भी लिख सकते हैं, या इसे हम ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं, साइन आई अपान साइन आर बराबर इसको हम 1:2 भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 1:2। 1 क्या है, पहले माध्यम, ये जो पहला माध्यम है पहले माध्यम का अपवर्तनांक, और 2 क्या है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो इसको देखो हम क्या लिखते हैं, 1:2 अर्थात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसे हम क्या कहेंगे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो 1:2 को भी हमने बताया भाई, 1:2 को हम क्या कहेंगे, पहले एक के सापेक्ष, एक क्या है माध्यम, एक के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक। इसका तात्पर्य क्या है भाई, एक के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक अगर कहे तो इसका मतलब है कि जो हमारी प्रकाश किरण है वो माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही है। ठीक, 1:2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या हुआ, इसका मतलब हुआ प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही है। ठीक, तो यह जो नियम होता है यही नियम हमारा कौन सा नियम कहलाता है, स्नेल का नियम। तो अपवर्तन कोण के हमारे, और इसको देखो हम ऐसे भी लिखते हैं 1:2 को, जैसे पहला माध्यम होता, पहले माध्यम का अपवर्तनांक n1 होता, कितना होता, n1, और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2 होता। प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है। ठीक, माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती, तो इसको हम क्या लिखते हैं भाई, देखिए साइन आई अपान साइन आर। इस कंडीशन में भैया हमारा जो 1:2 होता, अर्थात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक। इसको हम क्या लिखते, साइन आई अपान साइन आर बराबर n2 अपान n1। क्या लिखते भाई, साइन आई अपान साइन आर बराबर n2 अपान n1, जहां 1:2 का मतलब क्या हुआ भाई, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसका मतलब है प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम किस में जा रही है, 2 में जा रही है। ठीक है, और इसको हम फार्मूले के रूप में कैसे लिखते हैं, 1:2 को n2 अपान n1, जहां n2 हो जाएगा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और n1 होगा पहले माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक, अब इसमें हम आगे भाई पढ़ते हैं कि तो स्नेल का नियम हो गया, अपवर्तन के 2 नियम हुए। पहला नियम, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम, आपतन किन्हीं दो माध्यमों में एक ही वर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। ये हमारा दूसरा नियम हुआ, और इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक।